सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार। तो आकांक्षा जी, आप ये बताएं कि आप कैसी हैं? हम ठीक हैं और मुझे पता है नेहा, हम्म। तुम भी ठीक हो। हाँ, देखिए अब आपको सब पता ही है, तो अब हम चेहरे पे बताएं भाई क्या? चेहरे की जो मुस्कान है ना, जी, वो दिल का हाल बयां कर देती है। भाई चेहरे की मुस्कान तो दिल का हाल बयां कर देती है, और जब हम ये संगीत सुनते हैं ना सखी सहेली का, तभी मन खुश हो हाँ। जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि हम अपनी सखियों से बातें करने वाले हैं। तो सखियों से बातें करेंगे और आज किस विषय में बातें करेंगे वो भी बता दे। हम्म। आज ये जो पानी है नेहा, हम्म। ये हमारी पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है। जी, और जल बिन जीवन तो बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल है। मुश्किल है, जी। मुमकिन ही नहीं है। तो हम्म। जल संरक्षण के लिए हम्म। क्या-क्या किया जाना चाहिए, उस विषय पे हमारी बातें होंगी। बिल्कुल। और जल संरक्षण की जब ऐसे बातें आती है ना, इस तरह की जब ज्ञान की, तो हम ऐसा कहते हैं कभी हाँ कभी ना। हमारा मन करता है मान भी लें, कभी मन करता है ना भी माने। तो कभी हाँ कभी ना किस किस बातों में होता है हमारे मन में। हाँ, तो ये कभी हाँ, कभी ना वाली जो हम्म। परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं, जो हमें उधेड़-बुन में डाल देती जी। हैं, उस पे बात करेंगे। हम्म। और और सखी सखी विशेष के अंतर्गत राजेंद्र बाला घोष की बात करेंगे, जो हुँ, बंग महिला के नाम से कहानी लिखा करती थी। और बात होगी एक और कला की। और ये कला है बहुरूपिया कला, यानी हम्म। रूप बदल के जो मनोरंजन करते थे लोग, जी। उनके बारे में। तो इन सारी बातों पे तो हम चर्चा करने भी वाले हैं आज। लेकिन जब बात होती है ना कि साहित्य के स्थान में क्या हुआ, क्या हुँ, नहीं हुआ, हुँ। अच्छी किताबों की बातें होती हैं, तो ऐसा मन उस तरफ घूम जाता है। ऐसा लगता है कि वो उसी गली चलें पहले, और उस गली की पहले बातें करें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएँगे तो धीरे-धीरे। उस गली में बढ़ते हुए हम हुँ, हुँ। बातें करने वाले हैं राजेंद्र बाला घोष की। जैसा तुमने बताया, जो बंग महिला के नाम से अपनी लेखनी जी, चलाया अपना करती थी। लेखन जी। हाँ, किया करती थी। साल 1882 में जन्मी राजेंद्र बाला घोष हिंदी की ऐसी महिला लेखिका मानी जाती हैं, जिन्होंने मौलिक रचनाओं में पहली कहानी लिखी, ऐसा कहा जाता है। हुँ। वैसे हिंदी की पहली कहानी कौन-सी है नेहा, इस बारे में कई मत हैं, जी, लेकिन राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली को भी इस कड़ी में शामिल किया जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी हुँ, हुँ। सरस्वती पत्रिका में साल 1907 में प्रकाशित हुई थी। जी, और हम ये भी कह सकते हैं कि राजेंद्र बाला घोष जो हैं, वो हिंदी की पहली मौलिक कहानी लिखने वाली पहली महिला हैं। बिल्कुल। और उनकी इस कहानी की बात जो हम कर रहे हैं, दुलाई वाला हुँ, हुँ। दुलाई वाली की जो बात कर रहे हैं, इस कहानी में कई अलग-अलग पहलू हैं। तो इसमें मित्रों का चुहल भी है, महिलाओं की मनःस्थिति भी है। तो उस समय किस तरह से पहनावे होते थे, बोलचाल कैसी होती थी, पति-पत्नी के संबंधों की गहराई इसमें बताया गया है। तो इस तरह के कई पहलू हैं, जिसे इस कहानी में उन्होंने एक साथ पिरोया है, कह सकते हैं हम। और देखा जाए तो इस कहानी में कई ऐसी बातें भी हुँ, हैं, हुँ। जो पढ़ने वाले जो लोग थे, उनको जी। अपनी लगती हैं कि मतलब पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अरे! ये तो कहीं हमारी ही कहानी है। और हुँ। राजेंद्र बाला घोष की सहज लेखन शैली सबका मन मोहती है। उनकी बिल लेखनी उस दौर में एक नई बयार सी नज़र आई थी। तो एक ओर तो हमने उनकी इस कहानी की बात की, और दूसरी ओर अगर बात करें उनकी लेखनी की, तो पहले हम ये बता दें कि प्रतिष्ठित परिवार से वो आती थीं। राजेंद्र बाला घोष को उनके पिता राम प्रसन्न घोष और माता नीदरवासिनी प्यार से चारू बाला या रानी कह के पुकारते थे। और जब उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, तो वो जी। बंग महिला के छद्म नाम से लिखने लगी हिंदी में, हुँ, हुँ। और बांग्ला में जब वो लिखती थीं, तो प्रवासिनी नाम से वो लिखा करती थीं। और पहचान छुपाने की जो ज़रूरत थी, वो हुँ, हुँ। इसलिए थी क्योंकि राजेंद्र बाला घोष की जो लेखनी थी, वो एकदम तेज तर्रार वार करती थी। हुँ। उनकी कई बार कटु आलोचना भी हुआ करती थी, लेकिन पहचान छुपाकर वो लगातार जो पुरुष सत्तात्मक समाज था, उस पर चोट किया करती थी अपनी लेखनी से। बिल्कुल। राजेंद्र बाला घोष ने स्त्री स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत काम किया, यहाँ तक कि उन पर चारित्रिक लांछन तक लगाए गए। लेकिन वो जब नारी मुद्दे होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे स्वेच्छा से पति के चुनाव करे, तलाक देना या पुनर्विवाह जैसे जो विचार थे, उस ज़माने में उनकी और नारियों के वो उन अधिकारों की वो पैरवी करती थी। नारी की शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझाया, और उनके लेखों को अगर हम देखें, तो उसमें समाज में नारियों की स्थिति पर वो सवाल उठाते हैं, और साथ ही उसे सुधार कैसे ला सकते हैं उसमें, इसकी प्रेरणा भी वो उनके लेख ये देते हैं। और ये वो समय था जब इस तरह के जो विषय हुआ करते हुँ, थे हुँ। स्त्रियों से संबंधित, उस पर जी, खुल के चर्चा नहीं होती थी। बिल्कुल। और एक स्त्री का इस विषय में लिखना, तो हुँ। ये कहीं न कहीं शायद जो समाज में
ना इसे आलोचना स्वीकारा जी, हाँ, बिल्कुल। स्वीकारा नहीं जा सकता खुल के। इस तरह की उनकी लेखनी थी। उनके लेखन में हालाँकि एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था, जिसके कारण उन्हें समाज में कई लोगों का विरोध भी सहना पड़ा। बिल्कुल और उनको नारी मुक्ति आंदोलनों की अग्रणियों में से एक बोला जाता है। 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं अलग-अलग प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। उनकी कुछ कृतियों के बारे में अगर हम बोलें तो दुलाई वाली, जिसको हिंदी की पहली कहानी हम कह रहे हैं, मौलिक कहानी, जी। 1907 में वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भाई बहन जो है वो 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित हुई। हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और उनका एक निबंध चंद्रदेव से मेरी बातें, तो जी। ये भी बहुत ही उल्लेखनीय है इनकी कृतियों में। और समाज के बदलाव के लिए राजेंद्र बाला जी जो थीं, हुँ, हुँ। वो हमेशा आतुर रहा करती थीं। जी, और उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। जी। और जिन दिनों राजेंद्र बाला घोष अपने रचनात्मकता के उछाल पर थीं, उसी हुँ, दौरान वो अपने निजी जीवन में कई कठिन परिस्थितियों से भी गुजर रही थीं। बिल्कुल। उनके जो 2 बच्चे थे, उनका असमय निधन हो गया और इस कारण मानसिक रूप से वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। और इसके बाद साल 1916 में पति के देहांत ने उन्हें और दुर्बल बना दिया। बिल्कुल और उन्होंने अपना सृजन जो था, रचनात्मकता थी, उसको उन्होंने सीमित कर लिया। 24 फरवरी 1949 को राजेंद्र बाला घोष का देहावसान हो गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज भी उनकी जो रचनाएँ हैं, जी। वो समसामयिक नज़र आती हैं क्योंकि नारी मुक्ति के आंदोलनों में उस तरह का स्पष्ट विचार जो वो उन्होंने हाँ, उस जिस तरह ज़माने से में जी। उन्होंने दिए थे, उन्होंने अपनी लेखनी हुँ, के द्वारा दिए थे। जी। वो अब तक मतलब वो उसकी अभी भी ज़रूरत है। एक ऐसा होता है ना कि हम एक पक्ष या दूसरा पक्ष एकदम ओर-छोर लेकर के बैठते हैं। जी। उस तरह से ना हो कर के हाँ और ना में ना जाकर के वो एक समानता की बात करती हैं या वो जो-जो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, उन पर वो बात करती हैं। खुलकर उनकी जो लेख हैं, वो सारे विचार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बड़े बेहद बेबाकी से खुलकर अपने विचार समाज के सामने रखे कि बिल्कुल। एक स्त्री ऐसा भी सोच सकती है। और एक तरह से कह सकते हैं वो अग्रणी नहीं, अकेली चलती रहीं अपने पथ पर और इस तरह से हम उन्हें कहते हैं नमन करते हैं और एक गीत सुनवा देते हैं। Thy mind walk alone. Be not afraid, walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে Open thy mind, walk alone. Be not afraid, walk alone. যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে
একলা চলো রে जब काली घटा छाए उरे उरे ओ अंधेरा सच को निगल जाए जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए तू शोला बन जा वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जलो रे जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जलो रे যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা Open that mind, walk alone, walk alone. Be not afraid, walk alone. Be not afraid, walk alone. Open your direction, guide my eyes, walk alone, chalo re. लेकिन अकेले अकेले मत जाइए आकांक्षा जी, हम इधर साथ में हैं, सखी सहेली कार्यक्रम में साथ में चलेंगे। हाँ बिल्कुल, अकेले अकेले जाने में वो मजा कहाँ है। अगर कुछ देखने जाना हो या कहीं घूमने जाना हो नेहा, हाँ। तो अकेले जाने में वो बात नहीं रहती। जब हम सब परिवार जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं या अपनी सखियों के साथ जाते हैं तो कितना मजा आता है। और ऐसा लगता है ना, जब मजा आया तो फिर घर आके फिर बताना पड़ता है पूरा। तो जब साथ में 2 लोग होते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से हम बता पाते हैं। हाँ। सबको अभिनय कर करके हम बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वो ऐसा आया था, फिर ऐसा हुआ। बोलते अरे तुमने भूल गए, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तुम अभिनय की बात कर रही हो, तो अब ये भी तो एक कला ही है। और जब हम कलाओं की बात करते हैं तो मुझे याद आती है, उसमें अभिनय भी था, उसमें छद्म वेश धारण करने का एक हुनर रहता है ना, बिल्कुल वो भी था। हम बात करेंगे बहुरूपिया की। याद आता है बचपन में जब हम कभी किन्हीं मंदिरों के आसपास चले जाते थे, तब वहां पे भगवान का वेश धारण किए बाहर, मंदिर के बाहर कुछ लोग मिल जाते थे। या फिर याद करो, कभी कभी जब मेला लगता था तो मेले में मंच पर कहानी जब प्रस्तुत की जाती थी, तो उस कहानी में एक बाघ होता था। अगर जंगल की कहानी है, तो हम जब बच्चे जो रहते थे खासकर, वो बड़े अचरज में पड़ जाते थे कि किस तरह इन्होंने इतना मेकअप किया होगा। मतलब हालांकि ये पता रहता था कि ये असली के जानवर तो है नहीं। देखिए आपको पता होता होगा, हमें तो बचपन में नहीं पता होता था। हमें ऐसा लगता था कि सही का बाघ है, कहीं आ ना जाए, क्योंकि हमने सही वाला बाघ नहीं देखा था उस वक्त तक। ये बात है। तो बड़ी एक उत्सुकता रहती थी, एक कौतूहल रहता था कि भाई ये कैसे होता है, ये क्या होता है। और किस तरह से वो तैयारी करते हैं। और जब वो आप बाघ की बात बता रहे हैं, तो वो जब ऐसे बाघ बन जाते तो वो उसी की तरह चलने फिरने लगते थे, उसी की तरह वो अपने शरीर को घुमाते हैं। तो उसको देख कर और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी उनके पास जब दौड़ के आ जाते हैं तो बड़ा डर भी जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। हाँ, तो ये जो बहुरूपिया कला है, ये पूरे राजस्थान में प्रचलित है। हालांकि पूरे भारत देश में किसी न किसी रूप में ये कला हमें मिलती ही है।
लेकिन देखने के लिए। राजस्थान में ज़्यादा जी। प्रचलित है। और जो जो चरित्र होते हैं कहानी के हिसाब से, हुँ, हुँ। ये जो बहुरूपीय होते हैं, ये अपना रूप बदलते हैं और उसी के चरित्र के अनुसार ये अभिनय करने में भी माहिर होते हैं। और कई जगह पर हम ये देखते हैं ना बहुरूपिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों में हमारे देश में जब वो मिलते हैं हम कहते हैं, तो कई होते हैं जो मूर्ति बन के खड़े हो जाते हैं। कोई किसी और की तरफ बन के तो मूर्ति बन के खड़े रहते हैं, बहुत-बहुत देर तक वो खड़े हो सकते हैं। जैसे हुँ। एक गांधी जी की मूर्ति बन के एक व्यक्ति है जो खड़े रहते हैं। हाँ। तो इस तरह से वो खड़े रहते हैं और बिल्कुल जीवंत लगते हैं क्योंकि जीवंत तो हैं ही, लेकिन मूर्तियों की तरह खड़े रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। और फिर वो सोच में हम पड़ जाते हैं देखने वाले कि भई ये सच में कोई इंसान ही खड़ा है या सच में कोई मूर्ति है? और छूकर देखते हैं तो पता चलता है और बच्चे छूते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है देखने वालों को क्योंकि भागते हैं वो डर के मारे। तो इसके बारे में जब हम बात करें तो अलग-अलग तरीके के चरित्र धरने में अलग उन्हीं की तरह बिल्कुल श्रृंगार करके तैयार होकर बिल्कुल उनकी तरह दिखने लायक होते हैं, हुँ। दिखने जैसे होते हैं। और कई बार तो जो लोग हैं वो सही में चकरा जाते हैं कि असली और नकली में अंतर ही नहीं कर पाते। हुँ। नहीं समझ पाते कि भई ये सही में इंसान खड़ा है या कोई मूर्ति खड़ी है। ये तो मूर्ति और इंसान की बात हो गई, हाँ। लेकिन बहुरूपिया कई बार ऐसे भेष धर लेता है, कभी किसी का रिश्तेदार बन के पहुँच जाते हैं, कभी पुलिस वाले बनकर पहुँच जाते हैं, या कभी इस तरह के कोई बड़ा अफ़सर बन के पहुँच जाते हैं। और एक उनके बारे में अगर अच्छी बात बताई जाए तो उन शुरुआत में कुछ ऐसी उनकी धारणा थी, या कह सकते हैं मान्यता थी कि वो अगर वो किसी समारोह में पहुँच गए जी। और वो जिस भेष में गए उन्हें अगर पहचान लिया गया, वो लोगों को अपनी तरह से लुभाने की कोशिश करते थे। हुँ। अगर पुलिस बन गए तो सबको डराने की कोशिश करते थे किसी चीज़ पे कि तुमने ये गलत क्यों कर दिया, वो क्यों गलत कर दिया, तो तुमने कानून हाथ में ले लिया। इस तरह से वो बातें करके लोगों को या तो डराते, या फिर अगर वो कुछ कोई बड़े अफ़सर बन के गए तो उस तरह से वो कहते कि भई मैं तो ये अफ़सर हूँ, ये हूँ। तो इस तरह से वो अपना एक चरित्र का परिचय देते और सामने वाला अगर उस बात में आ जाता है हुँ। पूरी तरह से, तो फिर जब वो अपना राज खोलते हैं तो भई सामने वाले को इनाम देना पड़ता है। हाँ, मतलब लेकिन अगर पकड़े गए तो इनाम नहीं लेते वो। मतलब उन्होंने जो भी भेष धारण किया हो, हुँ। अगर वो पहचान लिए गए, तो वो फिर अपनी कला के लिए कोई इनाम नहीं लेंगे। हुँ। लेकिन अगर नहीं पहचाने गए, तो फिर इनाम तो बनता है। जम के इनाम लिया जाता है फिर। और ये किसी गाँव में आ जाने पर बहुत दिनों तक हुँ, हुँ। जो वो गाँव के लोग रहते हैं या जहाँ भी ये जाते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ कई दिनों तक ये मनोरंजन करते हैं। और प्रायः ही देखा जाता है कि शादी-ब्याह का उत्सव हो या मेला लगा हो, तो ऐसे अक्सर ऐसी जगहों पर ये पहुँचते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन हाँ, करते हैं। प्रदर्शन करते हैं। कई पात्र हैं जो ये अपने आप को उसमें ढालते हैं। हुँ, हुँ। कभी देवी-देवताओं के रूप में, जी। कभी किसी इतिहास के किसी ऐतिहासिक चरित्र को वो हाँ, निभाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी। कभी और किसी महापुरुष के रूप में। तो कई बार ऐसा होता है ना, वो किसी गाँव में अगर पहुँच जाते तो वो अगर मान लीजिए जैसे हम शादी-ब्याह की बात करें, जी। तो वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देख लिया कि कोई व्यक्ति जो है, बड़े-बूढ़े जो हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं बच्चों से, तो फिर वो वैसे उनकी नकल करने लगते हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनको याद आता है कि अरे! हमारे दादाजी तो इस तरह से बात करते हैं, देखो अरे! हमारी चाची तो इसी तरह से बात करती है जैसे वो कर रहे हैं। तो उसमें एक अलग-सा हास्य अपने आप ही उत्पन्न होता है और बड़ा मज़ा आता है, और जिसकी वो नकल कर रहे होते हैं उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा हम इस तरह से काम करते हैं, हमें भी पता चल रहा है अभी। तो वो भी एक अपने आप में एक अच्छा माहौल उन लोग बना देते हैं। ये जो कला है, ये जो विशिष्ट कला है, हुँ, हुँ। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे तकनीक बढ़ रही है, जी। तो ये कला लगातार कम होती जा रही है। मतलब अब उतने बहुरूपीय रह नहीं गए हैं, हुँ। जो अपनी कला का प्रदर्शन करें। और एक तरह से कहा जाए कि तो ये विलुप्त प्राय होती जा रही है। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी ये कला जो है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती, कह सकते हैं हर कलाएँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो देश में हम मानते हैं। अभी भी हम देखते हैं कई जगह पर शिव जी, पार्वती जी इस तरह के वो बनकर आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण के रूप में नज़र आते जी। हैं, मथुरा में भी हम जी। देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब बहुरूपिया कला में आती हैं। तो आप जब कभी इन्हें देखते हैं तो इनकी मदद कीजिए, ताकि वो अपनी कला के ज़रिए जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आगे और बढ़ें। उसे जीवंत रख सकें। हुँ।
पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया मेरी गली आते हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार हो सैया पड़ू तोरे पैया मेरी गली आते हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुद्धन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर बचाओ ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना हम मीठे बहना और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया तो ये गीत सुन के भी सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है क्योंकि इसमें भी कुछ अलग ही अंदाज है। किशोर कुमार और साथ में प्राण जी। और गाने में भी किशोर कुमार जी का अंदाज है। हाँ, दोनों तरह से जी। तो एक तरह से तो हम उनके गीतों में उलझे रहते हैं और दूसरी तरह से ये तो कह सकते हैं गीत और उनकी अदाकारी दोनों की एक बरसात हो जाती है इस गीत में अचानक से। बरसात की जब आप बात कर रही हैं नेहा, तो ये जो पानी है देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे अनमोल जो कुछ है एक चीज तो वो है पानी। और हम जो मनुष्य हैं वो जो बिना सोचे समझे जो एक चीज खर्च करते हैं वो भी है पानी। ये तो हमारी मतलब एक आदत है कि जो चीज कम है उसको पहले खर्च कर दो। और ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका हम लगभग 3% ही इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी जो पीने योग्य है जी। तो ऐसे में जल संरक्षण, पानी को बचाना, इस बारे में सोचना बेहद जरूरी हो जाता है। और पानी बचाने के कई बड़े उपाय तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन और आजकल हो भी रहे हैं, लोग थोड़े थोड़े इस बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन हम एक जो आम आदमी है वो अपनी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके भी पानी की बचत में अपना सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं वो कि बस आदतें ही बदलनी पड़ेंगी और पानी का बहुत बचाव हो जाएगा। जैसे कि हम शावर में जब नहाते हैं तो बहुत पानी खर्च होता है जी। उसका अगर हम बंद करके बाल्टी और मग की सहायता से अगर नहाएंगे तो बहुत सारा पानी बच जाएगा। बिल्कुल।
दांत और ब्रश करते हैं तो नल को बंद कर दें, ब्रश कर रहे हैं आप तब पानी का कोई ज़रूरत नहीं है बहने की, उसको हाँ, आप बंद कर दीजिए। और जब हम पौधों को पानी देते हैं हुँ, हुँ। तो पाइप से देने की बजाय या फव्वारे से देने हुँ, की हुँ। बजाय जो वाटरिंग कैन होता है, यानी कि सीधे अगर पौधों की जड़ में पानी दिया जाएगा हाँ, तो पानी की भी बचत होगी। और जब पौधों को आवश्यकता हो तभी पानी दें। बिल्कुल इससे पौधे भी बच जाएँगे, पानी भी बच जाएगा। और फर्श को जब हम साफ करने के लिए हमेशा धो देते हैं, रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पोछा लगाकर पानी से बिल्कुल। सफाई कर सकते हैं। पोछा लगाने के लिए भी बाल्टी में पानी ले लीजिए और पानी लेकर उपयोग हो जाएगा। वो पानी भी बाद में उपयोग होता ही है, अगर हाँ। पेड़-पौधों में आप डाल सकते हैं, अगर कुछ केमिकल नहीं मिला है तो। जी, और जब आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि जब आपकी जो मशीन है पूरी तरह से भर जाए, हुँ, यानी उसमें इतने कपड़े जमा हो जाएं कि वो एक बार पूरी तरह भर जाए, जी। सिर्फ आधा नहीं, तो तभी उसमें कपड़े धोएं। इससे उसी पानी में आपके ज़्यादा कपड़े धुल जाएँगे। अगर हुँ, मशीन आधी भरी होगी तो भी उतना ही पानी लगेगा, हुँ। पूरी भरी होगी तो भी उतना ही पानी लगेगा। बिल्कुल। और हाथ से अगर हम कपड़े धो रहे हों तो एक-एक कपड़े ना धोएँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पानी बहुत चला जाता है। इसकी जगह 2 बाल्टियों में आप पानी ले लीजिए और साथ में एक साथ कपड़े धो लीजिए एक साथ। और वो भी नल को ऐसा खुला छोड़ देते हैं कई बार और अंदर से वो हम कपड़े में साबुन लगा रहे हैं, उसको हाँ, घिस रहे आराम हैं, सब से। कर रहे हैं और वो पानी बहा चला जा रहा है। तो उसका पानी का ना आपको कोई उपयोग हो रहा है, ना किसी को हो रहा है। तो उसको और बचा लीजिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम जो पानी है हुँ, हुँ। उसको उसका पुनर्उपयोग करना सीखें। अब हुँ। जैसे कपड़े धोने वाली जो बात तुमने कही, हाँ, हाँ। तो कपड़ा धोने के बाद जो पानी निकलता है, हुँ। जो भले साबुन का पानी है तो क्या हुआ, उसको एक जगह इकट्ठा कर लें किसी बाल्टी वगैरह में, और इस पानी का इस्तेमाल शौचालय वगैरह में किया जा सकता है, या बिल्कुल। जो बाथरूम है उसका फर्श साफ करने के लिए किया जा सकता है। तो इससे पानी भी बच जाएगा, 2 काम हो जाएँगे। और इसके अलावा अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन जी। साफ करते टाइम भी कई बार ऐसा होता है कि बर्तन तो हम मांज रहे हैं लेकिन हमने पानी खुला छोड़ दिया है। तो हमें वो मांजना है, हमें धोना तो है नहीं। तो जब धोना हो तब उसको पानी को आप खोलिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। और उसको आप चाहें, अगर आप साबुन नहीं लगा रहे हैं, हुँ। साबुन लगाएँ तो शौचालय के लिए उपयोग हो सकता है। अगर नहीं लगा रहे हैं, किसी और चीज़ से आप इस्तेमाल करके धो रहे हैं, हुँ। तो आप पेड़ों में वो पानी दे सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था भी होती है जहाँ हाथ धोने वाले बेसिन का जो पानी है, वो सीधे शौचालय का जो फ्लश टैंक है, उसमें चला जाता है। तो ऐसे में ये सबसे अच्छी बात होती ये है कि जब हम बेसिन में हाथ धोते हैं तो उस पानी का दोबारा इस्तेमाल शौचालय में होता है। तो इससे भी 2 बार वो इस्तेमाल हो जाता है। और कार या वाहन आप जब साफ करते हैं तो इसके लिए भी बाल्टी ले लीजिए, उसमें स्पंज एक आता है, स्पंज से अगर आप साफ करेंगे तो कम पानी में आपकी पूरी कार धुल जाएगी। हुँ। बजाय आप जो वो पाइप से खड़े होकर पूरी कार धोते हैं आराम से, तो इतना पानी लग जाता है। उसकी जगह आप इस तरह से भी धो सकते हैं। वैसे ही अगर आप शावर में नहा रहे हैं तो नहाते वक़्त साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगाते वक़्त शावर बंद कर दीजिए। जी। साबुन भी तो धुल जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हालाँकि शावर का उपयोग ना करें तो अच्छा ही होगा, जैसा कि नेहा तुमने पहले बताया था। और जब हम पौधों को पानी देने की सोचते हैं तो कोशिश करें कि सुबह 11 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद पौधों में पानी दें। हुँ। क्योंकि इस बीच अगर हम पानी देते हैं तो वो जो पानी है वो गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, और इससे पानी का नुकसान तो होता ही है, और ये जो गर्म भाप निकलती है ये पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब वो बरसात में जिस तरह से पानी आता है ना, उस तरह से पौधों को पानी देना चाहिए। तो आप अगर एक मग में पानी लेकर छींट-छींट कर पानी दें हाथ में लेके, जी। तो भी बड़े अच्छे होते हैं। या वाटरिंग कैन जैसा आपने कहा, तो हुँ। उससे भी इसी तरह का पौधों को भी अच्छा लगता होगा ना, बरसात में वो नहा रहे हैं ऐसा लगता होगा। तो बरसात की बात में एक गीत सुनवा दें बरसात का? बिल्कुल सुनवाइए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
जाए रे क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। तो काली घटा छा चुकी है, बरसात आ रही है, लेकिन हमारा जिया पानी के लिए ना तरसे, इसके लिए क्या करना है? इसलिए ज़रूरी ये है कि बरसात के दौरान जो पानी होता है, मिलता है हमें, हम्म उसका संरक्षण किया जाए। यानी हम बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। और नेहा, जी। प्रकृति की इतनी अच्छी कृपा है हमारे देश पे कि जो बरसात के दौरान हम्म अच्छी खासी बारिश हो जाती है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हम्म अगर इसे सही तरीके से अगर हम अपनाएंगे, तो बरसात के दौरान जो पानी इधर उधर से या नालियों में से बह जाता हाँ। है, यूं ही बेफालतू, वो बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए वर्षा का जो जल है उसका संरक्षण किया जा सकता है, और समुद्र में मिलने से रोककर उसे वापस धरती में ही भेजा जाता है। जिससे होता ये है कि जो ग्राउंड वाटर है, हाँ। यानी जो भूमिगत जल है, जी। उसका स्तर भी बढ़ता है। बिल्कुल। और इन दिनों हम ये देखते हैं कि पक्की इमारतें हैं, पक्की सड़क है, ये सब बन गई है, तो रेत धरती सीमेंट से पूरी तरह से घिर गई है हाँ, धरती, आधी बिल्कुल, से ज्यादा बिल्कुल। बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से वर्षा का जल बहुत जल्दी से पानी जाता नहीं भूमि के अंदर, वो भूमि के बाहर से ऊपर ऊपर बहकर वो निकल जाता है। तो इसलिए कई जगहों पर धरती के अंदर से वापस वो नहीं जा पाता। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस जल का संरक्षण किया जाता है, और छतों पर भी जल को इकट्ठा करके जल को भूमि में कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाता है। कई बार एक बड़ी सी टंकी बनाकर जो बारिश का पानी होता है, उसका संरक्षण करके उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। और इस तरह वर्षा के जल को एकत्र करके इस पानी को पाइप के जरिए सीधे कुओं में उतारा जाता है। इससे होता क्या है कि जो कुएं का जो जल स्तर है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही जल रिस कर जो भूमि है उसमें भी पहुंचता है। इसको लेकर देश में कई जगहों पर सफलता मिल चुकी है, और कई स्थानों पर ये जो तकनीक है, इस कारगर तकनीक का चुनाव किया जा रहा है, ताकि 100% वर्षा का जल वापस धरती में जाए, वो उसका अपव्यय न हो। बिल्कुल। तो इस तरह से जब हम जल बचाने लगेंगे तो हमारे बहुत काम आएगा, और धरती में वापस जब जल रहेगा तो भी भूमिगत जल है तो हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। कोई भी जो जल के स्थान है वो सूखे नहीं होंगे। जी, जैसे कुआं हो गया, हाँ, कुआं हो गया या तालाब हो गए, या गाँव में अक्सर जो हैंड पंप होते हैं, अक्सर शिकायत सुनने में मिलती है कि पानी जो नहीं आता स्तर है इतना नीचे चला गया है जल का कि अब हैंड पंप में पानी नहीं आता। तो उसके लिए जरूरत ये है कि जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ाया जाए। और जल संरक्षण के एक और बहुत अच्छा पहलू हम कह सकते हैं तो वृक्षों का संरक्षण जो करेंगे अगर हम, क्योंकि वृक्ष वो जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, और उनके आसपास हम कह सकते हैं कि अब मिट्टी का संरक्षण हो रहा है, जिसके जरिए भी जल जा सकता है, धरती में पहुंच सकता है, और वो जड़ें जो है वो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं, जल का भी संरक्षण करती हैं। तो इससे अपने आप आसपास उनकी नमी रहती है और धरती भी नम होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं हम जल संरक्षण के लिए भी। बिल्कुल। और वैसे नेहा, ये सारी बातें हम कई सालों से करते रहे हैं, हमें कई उपाय पता भी होते हैं, फिर भी हम ये जो जल संरक्षण मामले में हम कभी कभी लापरवाही का भाव रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये सोचने का समय आ गया है कि भारी वर्षा होने के बाद भी पानी की कमी होती आखिर क्यों है। हाँ, और ये भी सोचे ना कि वर्षा के शुरुआती दौर में ही हम बाढ़ जैसी स्थिति का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये तो हम इंसानों ने ही प्रकृति का चक्र बिगाड़ा है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि एक आखिरी मौका है कि हम ये समझ जाएं कि जल संरक्षण कितना आवश्यक है हमारे लिए। बिल्कुल। जो मानव जीवन है वो उसका सहारा जल ही है। जल है तो ही जीवन है। तो जब भी हम अपने किसी काम के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो खुद से हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या इस पानी का उपयोग हम सही तरह से कर रहे हैं? क्या हम इस काम में किसी तरह से और कम पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? तो आप ये खुद से ये सवाल अगर पूछते हैं तो आप अपने जल संरक्षण की ओर खुद ही प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अरे इसके लिए एक बाल्टी पानी नहीं, एक मग पानी में भी काम चल जाएगा। इतने पानी इसके लिए नहीं चाहिए, या इस काम के लिए तो मुझे पानी की जरूरत भी नहीं है, मैं जबरदस्ती उसको पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब हम बड़े अभी से जल संरक्षण का प्रण लेंगे तो हमें देखकर जो हमारे जो अगली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी अभी से सीखेंगे। उन्हें भी अभी से समझ आएगा कि जो पानी है उसको व्यर्थ नहीं करना है, बहाना नहीं है, इसे बचाना है। बिल्कुल।
पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी ओ। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन, सावन आया रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर आग पहन कर कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, ओ पानी पानी रे पानी ओ। वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए, गले खिले तो छट आ जाए पतझड़ का पैगाम, सौ साल जीने की उम्मीदों जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी ओ। तो अभी हम भी पानी वानी पीकर वापस आ चुके हैं। तो अब हमारे कई श्रोता हैं जो अच्छी-अच्छी बातें हमें लिखकर भेजते हैं इसी विषय में।
आकांक्षा जी, आप हमें कुछ बता रही थी, कौन किसी ने बड़ी अच्छी बात एक लिखी? हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि जल संरक्षण जो है वो आज के समय में एक वैश्विक आवश्यकता है, बिल्कुल। जिसमें हर नागरिक का दायित्व है कि वो पानी का दुरुपयोग नहीं करे, बल्कि बहुउपयोग करके यानी उसका पुनर्उपयोग करके जल का संरक्षण करे, हम्म। ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हाँ। वो उसे जल समस्या का सामना न करना पड़े। और एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो कुछ माफ कीजिएगा, जो कुछ समय पहले समाचारों में हमने भी पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन शहर है, वहाँ पानी की किस कदर किल्लत हो गई थी, और ये इस समस्या का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। कुछ समय पहले नेहा समाचारों में भारत के चेन्नई शहर का मामला भी आया था, हाँ जी। जहाँ पे पानी की इतनी समस्या हो गई थी कि जो नागरिक थे वो बेहद परेशान थे। तो जो जल संरक्षण है हम सबको एक अपनी जिम्मेदारी समझकर निभानी चाहिए, और खासकर हम जो महिलाएं हैं वो इसमें आगे आकर एक कहते हैं ना, अहम भूमिका हाँ, निभा अहम सकते हैं भूमिका हम। निभा जी। सकती हैं, और एक तरह से ये महायज्ञ ही है, इसकी शुरुआत कर सकती हैं। बिल्कुल। और हमारे एक और श्रोता ने कहा कि जब ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है तो उससे भी कम पानी में अच्छी सिंचाई हो जाती है, मतलब बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और जी। पेड़ों को पानी मिलता रहता है, तो उतना पानी वो उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमारा होता है ना कि हम डाइट सिस्टम में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो उस तरह से पौधों को जिस जिस समय जैसी पानी की आवश्यकता है उस तरह से उन्हें मिलता रहता है, तो वो उनके लिए अच्छा है। और वो उन्होंने कहा कि भाई छोटे गिलास में अगर हम पानी पीते हैं तो भी पानी की बचत होती है। ये एक सही बात है, क्योंकि छोटे गिलास में हम पानी पीते हैं, कई बार आधा 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 पानी छोड़ देते हैं हम, या हम बोतल में भी भरते हैं तो पूरी बोतल भर लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको पीते नहीं है, तो पानी व्यर्थ होता है हमारा। व्यर्थ होता है। और वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जल संरक्षण के लिए जितना अधिक हम पेड़ लगाएंगे उतना अधिक कहीं ना कहीं हम पानी की बचत में सहयोग करेंगे। आज विकास के कारण जगह की कमी हो रही है, और पेड़ों की कटाई के कारण भी ये जो समस्या है अब बढ़ने लगी है। और वो याद कर रहे हैं कि अब तो गांव में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और जबकि गांव में क्या, शहरों में भी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ दिखना चाहिए, जो कि सालों साल चलता है, कितनी यादें समेट कर रखता है, हमें ऐसा लगता है। वैसे कुछ यादें आकांक्षा हमारी ये भी रहती हैं कि जब हम ये काम करना चाहते थे लेकिन हमने ना कह दिया, क्योंकि हमारे बड़े जो थे उन्होंने कहा था कि ये काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम बातें करते हैं ना, जब हाँ और ना की बात है, नहीं मैं भी ये करना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि किसी ने मुझे मना कर दिया था, मेरा मन था पर मैंने नहीं किया। हाँ, तो ये हाँ और ना की जो उधेड़ बुन है नेहा, इसमें हम कभी-कभी इस तरह से फंस जाते हैं कि काम करना चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, या हमें समझ नहीं आता कि भैया करें तो क्या करें। कभी हमें हाँ नहीं कहना होता, कभी हमें ना कहना होता है। हमारा मन ही नहीं है काम करने का, हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है मान लीजिए, लेकिन किसी ने हमें कुछ कहा, बहनों के बारे में अगर हम बात करें तो किसी ने कुछ कहा कि भाई 1 कप चाय चाहिए, हमने कहा कि ठीक है भाई चलो देते हैं। बड़े दुख, बड़े परेशानी से, दर्द से हम उठे किसी तरह से कराहते हुए, सामने वाले तो ने देखा नहीं देखा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमने उसे नहीं कहा कि ना भाई हम अभी नहीं बना रहे। हाँ, तो इच्छा ना होते हुए भी कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमें उस काम के लिए हाँ करनी पड़ती है या ना करनी पड़ती है। अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ना करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि भैया लोग क्या कहेंगे, या हमारे बुजुर्गों ने या घर के परिवार वालों ने कहा है कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो हम हमारी दिल से इच्छा रहती है कि भाई हम आगे बढ़ें, कर लें, लेकिन फिर हम अपने कदम पीछे खींचने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी ने ना कह दिया, अगर हम करेंगे तो ऐसा उन्हें लग सकता है कि हमने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें बुरा लग सकता है। तो इस तरह की न जाने कितनी बातें हम सोच लेते हैं, बजाय उन्हें एक बार ये कहने के लिए कि हम वो काम क्यों करना चाहते हैं। जी, तो जो लोग पूर्व धारणाएं बनाकर चलते हैं कि भैया अब अगर किसी ने ना कहा है और मैं ये काम करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, या किसी ने कोई चाहता है कि हम ये काम करें लेकिन हम नहीं चाहते कि हम वो काम करें, तो भी हम ना नहीं कह पाते, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके वो काम करना पड़ता है। तो ऐसे में किया ये जाना चाहिए नेहा कि खुलकर अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचाएं कि अगर आप वो काम करने के इच्छुक हैं तो बताएं कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, और कारण भी बताएं कि क्यों करना चाहते हैं।
और बिल्कुल। आगे चलकर अगर आपको सफलता मिल गई हम्म। तो सोने पे सुहागा। और देखिए नहीं सफलता नहीं भी मिली, आपको हम्म। सफलता नहीं मिली, आप सोच लीजिए। आप यही सोचते हैं ना कि इसने हमें ना कहा है, लेकिन अगर हमने ये काम कर लिया इनके विरुद्ध जाकर और हमें सफलता नहीं मिली तो कल को तो ये हमें बात सुनाएँगे, कहेंगे हमने ना कहा था। और ऐसा होता भी है अक्सर कई बार। लेकिन यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने वो काम नहीं किया, तो हम तो यही सोचेंगे कि हम सफल हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते हम्म। थे। शायद हम करते तो हम ये बन जाते, शायद हम करते तो हम, तो वो जो शायद और कल्पनाओं का एक बिल्कुल। अलग ही जब जखीरा खड़ा संसार हो रचे, जाता हाँ। है। तो वो उस तरह से कि शहर बसता भी नहीं है वो वाला, और हम उसी शहर में ही बसे रहते हैं। तो तो कल्पनाओं के जो पंख लगा के उड़ना अच्छा होता है, लेकिन ये जो शायद का चक्कर है ना कि शायद कर लेते, तो इससे हाँ, बाहर निकलिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक होके करिए। और बिल्कुल। सफल नहीं हुए तो भी एक अनुभव तो मिल ही जाएगा। हुँ। और अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो भी बेझिझक होकर सामने वाले से कहिए कि भैया, हाथ जोड़कर कहिए, विनम्रता से कहिए कि भाई ये काम हम नहीं करना चाह रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अपनी सीमाओं को समझिए आप कितना किस हद तक आप जा सकते हैं। जी। अगर उस काम में आप कितना समय दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो सीधे ना बोलिए। भई देखिए ना, जो बोलने की बात हो रही है, जहाँ हम अपनी उनकी सीमाओं की बात कर रहे हैं, वहाँ ये हम नहीं कह रहे हैं कि भई आप अपने आप को कम आँकें या आप ये सोचें कि भई हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो शुरुआत से अगर वो आत्मविश्वास वाला मामला है, तब तो ना कीजिए, तब तो ये ना करके खुद को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। खुद को बोलिए कि ना, ना ऐसे रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर बात आती है कि सामने वाले ने हमें कोई बात कही करने के लिए, लेकिन वो हमारे उसूलों के खिलाफ है, वो हमारी चीज़ों के खिलाफ है, तो आप उन्हें बताइए कि भई क्यों आप वो काम नहीं करना चाहते? आप बिल्कुल। जैसा कि आकांक्षा जी आपने कहा कि भई उनको बड़े प्रेम से आप बताइए कि आपका कारण क्या है, जिसकी वजह से कोई काम को आप नहीं करना चाहते या किसी काम को आप करना ही चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये हाँ और ना का जो ये चक्कर है, ये तो चलता ही रहेगा नेहा। लेकिन तुम ना नहीं करना। अगर अब मैं कहूँ कि एक गीत सुनना है, देखिए हमारा मन हो ना हो, हमें तो हाँ करना ही पड़ेगा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो ये गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सास है ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। सुलझ गई, सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा। मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा। कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। तो जिन जिन फिल्मों के गीत सुने वो पहले बता देते हैं हाँ, हम बिल्कुल आगे की बताओ। बात से पहले। कहानी फिल्म का गीत सबसे पहले हमने आपको सुनवाया, उसके बाद हाफ टिकट फिल्म का गीत, उसके बाद काली घटा छाई यानी सुजाता फिल्म का गीत आपने सुना, शोर फिल्म से पानी रे पानी, और अभी हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म का गीत। और नेहा, बातों बातों में भूल न जाना एक जरूरी संदेश सुना देते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। तो सखी सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। विविध भारती भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल है, मनोरंजन चैनल है, देश की सुरीली धड़कन है। तो जब इस तरह की बातें होती है, सुरीली सुरीली बातें जब होती हैं, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि ना बोलना सीखिए, हाँ बोलना सीखिए। हाँ, कभी कभी ये जो सुरीला गीत है उसके सुर बिगड़ भी जाते हैं। जब आपको सामने वाला ना कह देता है, तो ना सुनना भी सीखें। ये दूसरा पहलू हो गया, जैसे कि आप ना कहना है, या मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि आप अपने मन के विरुद्ध कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, तो जो सामने वाला है वो भी इस तैयारी में रहे कि अगर किसी ने ना कहा है तो भाई बुरा ना माने। हाँ, और आप भी ये समझने कि हमें भी अगर किसी ने ना कह दिया, हम ये अपेक्षा ना करें कि हम सबका काम अगर हाँ 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 बोलकर करते हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा मन नहीं है तो क्या हुआ, इन्हें हमारी जरूरत है, हम तो करेंगे, और हम आगे बढ़ बढ़ कर अपना काम करते हैं। तो हम ये अपेक्षा ना रखें कि सामने वाला भी इसी तरह से हमारे साथ काम करेगा, बिल्कुल ना नहीं बोलेगा हमें कभी भी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब आप क्योंकि नेहा होता ये है ना कि जब आप अपेक्षाएं रखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको दुख होता है अगर वो अपेक्षा पूरी ना हो। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हो सकता है सामने वाला भी करे, ना भी बोल सकता है। बिल्कुल। और अगर हम ना बोलते हैं या हमें ना सुनने मिलता है, तो वो सुनने की आदत हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर ना बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल हमारी मदद नहीं करना चाह रहा, या वो हमारे लिए कोई काम ही नहीं करता, एक ऐसा इंसान है कि हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, हम इसके लिए इतना करते हैं। इस तरह का जब विचार आ जाता है ना, तो हम ये सोचते ही नहीं, ये सुनते ही नहीं कि सामने वाले की स्थिति क्या है जिसकी वजह से वो ना कह रहा है। भाई परिस्थितियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। सामने वाले ने अगर ना कहा है तो उसका जो पक्ष है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि किसी मुसीबत में हो वो, या उनके पास सही में बिल्कुल समय ना हो। तो अपने मन में धारणाएं बनाने से पहले जानना चाहिए, मतलब आप जानिए कि सामने वाले ने ना कहा तो भैया कोई कारण होगा। तो जिसे ना कहना है ना, हम तो उसको ये राय देना चाहते हैं कि जिसे ना कहना है वो पहले से अच्छे तरीके से ना, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल चिढ़ के आपने ना कह दिया, या इस वो बातों का जो एक तरीका होता है ना, उससे समझ में आता है कि सामने वाला गुस्सा है, सामने वाला नाराज है कि खुश है, खुशी खुशी बोला, या एक इसी तरह से उसने ना कहा। हाँ, वो नेहा कहते हैं अक्सर कि ना कहना भी एक कला है। तो इस कला के बारे में हमें बात करनी चाहिए थी। तो इस कला के बारे में भी हमें कभी ना कभी बात करनी चाहिए जरूर। तो आप भी इस कला के बारे में आप सोचिए जरूर, क्योंकि हर एक को आनी चाहिए ना कहने की भी कला और हाँ कहने की भी कला।
जब आपको कुछ करना है तो आप अगर कोई सामने वाला अगर आपने किसी चीज के लिए ना कहा और वो उस चीज को करने के लिए कहता है कि नहीं हमें तो करना है ये काम, तो समझिए उसका पक्ष क्या है, क्यों करना है भाई, आप सवाल पूछिए भाई क्या जरूरत है, आपको क्यों लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो बच्चे हो या बड़े बताएं उनको। बिल्कुल। और ये हाँ और ना का जो चक्कर है नेहा, वो कभी कभी हम जो व्यक्ति है वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसे समझ ही नहीं आता। और आमतौर पे ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो खाने को देखते ही ना कह देते हैं। वो कहते हैं कि खाने की थाली सामने आई, बोले रोटी लेंगे, बोलते ना, और सामने वाले को मान लीजिए ऐसी आदत है कि इसने ना बोला तो ना, और उसने पूछा ही नहीं, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो ना बोल के वो चले जाते हैं और ये भूखे रह जाते हैं। इनको लगता है कि हो सकता है हमें बोले नहीं नहीं भाई लीजिए लीजिए, और अगर सामने वाले ने नहीं पूछा तो भाई आप आधे पेट ही रह जाएंगे। तो हाँ और ना अगर आपको करना है तो समय देखिए, परिस्थिति देखिए, देखिए कि हाँ और ना करने से सामने वाले का कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो आपको वहां रुकने की जरूरत है, 2 मिनट मंथन करने की जरूरत है। हाँ, कम से कम आप उन्हें समझा तो दें कि आप क्यों चाहते हैं, कि आप क्यों ना कह रहे हैं, आप क्यों हाँ कह रहे हैं, किसी भी चीज के लिए क्यों बार बार कह रहे हैं, तो वो समझा दें बस। बिल्कुल, ये हाँ और ना के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अगर सामने वाले से आपके अच्छे रिश्ते हैं तो कहीं मनमुटाव की दीवार खड़ी हो जाए। बिल्कुल, अभी बातों को तो हम हाँ कह रहे हैं आकांक्षा, क्योंकि हमारा तो बहुत मन है कि हम बातें करते जाएं, लेकिन समय कह रहा है कि ना जाओ। अब क्या ये तरीका, तुम बातें ही करते जाओगी तो कैसे चलेगा। तो बातों में समय को भी सुनना पड़ता है। हाँ, उसे हम ना नहीं कह सकते, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो सभी से विदा लेते हैं। नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।